गुरु बृहस्पति को सबसे बड़ा और सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। अगर आप हमारी पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी का जितना बड़ा साइज़ है, अगर उतनी 1700 से 1800 पृथ्वियाँ देवगुरु बृहस्पति के अंदर समाहित कर दी जाएं, उसके पश्चात भी देवगुरु बृहस्पति का जो स्पेस है वह खाली रहेगा, अर्थात स्थान आपको खाली मिलेगा ही मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति इसीलिए बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं। अक्सर जब भी आप देखेंगे तो 12 से 13 महीने का समय यह किसी भी राशि को परिवर्तन करने में लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति को लेकर के अलग अलग ऋषि मुनियों ने अपने अपने अनुसार उनके रूप, रंग और चरित्र को लेकर के अलग अलग रूप से बखान किया हुआ है। मंतेश्वर ऋषि के अनुसार कहा जाता है कि जो देवगुरु बृहस्पति का जो वर्ण है, जो रंग है, वह पीले रंग के हैं। अर्थात जिस प्रकार से तपा हुआ सोना जब वो निखरता है और उसमें जो पीलापन दिखाई देता है, उसी प्रकार का रंग आपको देवगुरु बृहस्पति में गोरापन लिए हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप इनके नेत्रों की बात करते हैं तो इनके जो नेत्र हैं और इनके जो सिर के बाल हैं वह हल्के भूरे रंग के दिखाई देते हैं। कई लोगों के आपने बाल देखे होंगे जो काले नहीं होते हैं, लेकिन उसमें जो है थोड़ा सा गोल्डन या ब्राउन कलर आपको देखने को मिलता है, लेकिन यह नेचुरल होता है। अगर इनकी छाती देखेंगे तो हष्ट-पुष्ट होती है, इनकी छाती ताकतवर मजबूत होती है, इनका शरीर बहुत ही बड़ा है, लेकिन शरीर का जो रंग है वह पीलापन लिए हुए है। हमेशा यह पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। कफ प्रधान ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनकी जो बुद्धि है वो अत्यंत उत्तम मानी जाती है। इनकी वाणी के बारे में कहा गया है कि ये शेर के समान गर्जना करने वाले और शंख के समान गंभीर वाणी वाले देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। यह सदैव धर्मनिष्ठ हैं, नम्र रहते हैं, चतुर हैं, क्षमा युक्त हैं और श्रेष्ठ रुद्राक्ष धारण करने वाले ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति धनदायक और श्रेमा प्रधान ग्रह माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति हेमंत और शिशिर ऋतु के अधिकारी हैं। जो ऋग्वेद है उन पर भी देवगुरु बृहस्पति का ही आधिपत्य माना जाता है। यह स्वर्ग में रहने वाले ग्रह हैं। जातक परिजात के अनुसार अगर आप देखेंगे तो उसमें बताया गया है जब देवगुरु बृहस्पति होते हैं तो प्रत्येक जातक की आयु के अनुसार उनको फल प्रदान करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऋषियों का मानना है कि जब कोई भी जातक 16 वर्ष का होता है तो उसके पश्चात जो है देवगुरु अपना जो है प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। अन्य ऋषियों का मानना है कि 30 वर्ष की उम्र और 45 वर्ष की उम्र के पश्चात भी उनकी आयु पर जो है देवगुरु का ही अधिकार माना जाता है। देवगुरु जो हैं ईशान दिशा के जो है कारक माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति पुरुष प्रधान प्राकृतिक वाले ग्रह हैं। जितने भी फलदार वृक्ष आपको दिखाई देते हैं उन सभी फलदार वृक्षों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का ही अधिकार माना जाता है। इनकी दृष्टियां सदा शुभ मानी जाती हैं, लेकिन जिस भाव में ये बैठते हैं वहाँ पर हमेशा अशुभ फल प्रदान करते हैं, उस भाव की हानि करते हैं। अगर इनकी दृष्टियां देखी जाए तो 5वीं, 7वीं और 9वीं 100% की दृष्टि मानी जाती है। शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर देवगुरु बृहस्पति मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि इस राशि में अगर बैठे हुए हैं और किसी भी जातक का लगन अगर इन राशियों से बनता है और वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी विद्यमान होते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों का अगर आप वाणी देखेंगे तो यह शेर के समान गंभीर वाणी वाले होते हैं। ऐसे जातक की कुंडली हमेशा बलवान कही जाती है। ऐसे जातक प्रसिद्ध लेखक हो सकते हैं, विद्वान हो सकते हैं, खोजबीन करने वाले हो सकते हैं, वैज्ञानिक इत्यादि भी हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति हमेशा पुरुष प्रधान राशियों में विद्यमान जब भी होते हैं तो वहाँ पर वह शुभ फल प्रदान करते हैं और वहाँ उन राशियों में रहना उन्हें अधिक पसंद आता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि अगर जब भी देवगुरु बृहस्पति स्त्री तत्व के या स्त्री कारक ग्रहों में विद्यमान होते हैं तो इस प्रकार के जातक अक्सर जो है सबसे पहले खुद का व्यवसाय करना शुरू करते हैं, फिर नौकरी करना पसंद करते हैं और उसके पश्चात फिर से वह अपने व्यापार को करने में ही उनको काम करना अधिक पसंद आता है। लेकिन अगर देवगुरु बृहस्पति पुरुष तत्व की राशियों में अगर विद्यमान होते हैं किसी भी जातक की कुंडली में तो ऐसे जातक शुरू से ही स्वच्छंद रूप से अपना काम, अपना व्यवसाय करना ज़्यादा पसंद करते हैं। उनको किसी के अंडर नौकरी करना या किसी की कमांड लेना उनको बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो ऐसे जातक स्वतंत्र रूप से काम करना या व्यवसाय करना अत्यधिक पसंद करते हैं। लेकिन किसी भी जातक के कुंडली में अगर
दशम भाव में गुरु आकर के विराजमान है, तो याद रखिए चाहे वह पुरुष तत्व की राशि में हो या स्त्री तत्व की राशि में हो, ऐसे जातक चाहते हुए भी अपना व्यवसाय कभी कर ही नहीं पाते हैं। घूम फिर करके उनको नौकरी ही करनी पड़ती है और ताउम्र वह दूसरों के अंडर नौकरी ही करने वाले होते हैं। अगर किसी की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति अशुभ प्रभाव देने वाले होते हैं, तो ऐसे जातकों को अगर आप देखेंगे तो व्यर्थ में पैसा खर्च करना, दूसरों के साथ इनका जो व्यवहार और मेल जोल होता है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। खासकर ऐसे जातक उनकी जो खुद की पत्नियां होती हैं उनके साथ वह अच्छा व्यवहार कदापि नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जो पर स्त्री या पराई स्त्री होती है उनके साथ घुल मिल करके रहना इन्हें बहुत पसंद आता है। ऐसे लोग ज़्यादातर व्यभिचारी किस्म के और निंदक प्राणी होते हैं। ऐसे लोगों में अभिमान बहुत अधिक होता है और अभिमानी होने के कारण ऐसे व्यक्ति जो हैं आगे चल के अपना सब कुछ नष्ट कर लेते हैं अपने ही हाथों से। ये याद रखिए जो देव गुरु बृहस्पति है इस वक्त जो है पृथ्वी तत्व की राशि अर्थात वृष राशि में विद्यमान है और अब वह वायु तत्व की राशि अर्थात मिथुन राशि में जाने वाले हैं। तो जब देव गुरु मिथुन राशि में जाएंगे, क्योंकि वह एक वायु तत्व की राशि है और जैसे मैंने कहा है कि देव गुरु का जो स्थान है, जो वजन है वो बहुत अधिक भारी है, तो अगर बहुत बड़े बड़े तूफान चलते हुए दिखाई दें, कुछ प्राकृतिक आपदाएं अगर होती हुई दिखाई दें, तो इसमें आपको अचरज होने वाली कोई भी बात नहीं है। समुद्र में जो लहरें आएंगी वो तूफान के कारण बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हुई आपको दिखाई दे सकती हैं, सुनामी इत्यादि भी आपको होती हुई दिखाई दे सकती है। 14 मई के दिन देव गुरु बृहस्पति 11:30 के आसपास मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। मिथुन राशि में आपको 3 नक्षत्र दिखाई देते हैं। सबसे पहला मृगशीर्ष नक्षत्र आता है जिसके तीसरा और चौथा चरण आपको मिथुन राशि में दिखाई देगा। उसके बाद आद्रा नक्षत्र आता है जिसके स्वामी राहु होते हैं। इसमें चारों चरण मिथुन राशि में ही विद्यमान होते हैं। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र आता है, इसका पहला, दूसरा और तीसरा चरण भी मिथुन राशि में ही विद्यमान होता है। 18 अक्टूबर के बाद यह जो है अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि में चले जाएंगे। फिर 5 अक्टूबर को वापस मिथुन राशि में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस साल देखा जाए तो इनका 12 महीनों का गोचर ही दिखाई दे रहा है, बल्कि देव गुरु बृहस्पति इस वक्त जो है अपनी सामान्य चाल नहीं चलने वाले हैं, बल्कि वह बहुत ही जल्दी चलने वाले हैं। तो जब भी कभी भी देव गुरु बृहस्पति बहुत अधिक स्पीड में चलते हैं, जिसके कारण उनके फलों के प्रभाव में भी जातकों को अलग अलग उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। इस बार जो देव गुरु बृहस्पति है, इनकी जो ये अति वक्री चाल जो है, जिसको हम अतिचारी होना कहते हैं, ये जो है 2032 तक आपको दिखाई देने वाली है। तो ये अतिचारी जो अवस्था होती है, ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि जब गुरु बहुत अधिक अर्थात कई गुना स्पीड में या गति से चलते हैं, तो इनका प्रभाव भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में भी देखने को प्राप्त होगा। गुरु का जो अतिचारी होना है, यह कहीं ना कहीं अशांति लेकर के आने वाला है। इस बार जो देव गुरु बृहस्पति है, इनकी जो ये अति वक्री चाल जो है, जिसको हम अतिचारी होना कहते हैं, ये जो है 2032 तक आपको दिखाई देने वाली है। तो ये अतिचारी जो अवस्था होती है, ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि जब गुरु बहुत अधिक अर्थात कई गुना स्पीड में या गति से चलते हैं, तो इनका प्रभाव भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया में भी देखने को प्राप्त होगा। गुरु का जो अतिचारी होना है, यह कहीं ना कहीं अशांति लेकर के आने वाला है। ये जैसे मैंने कहा, क्योंकि अभी वो वायु तत्व की राशि में जाने वाले हैं, तो बहुत जगह पर आपको तूफान देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो देखा जाए देव गुरु बृहस्पति अत्यंत शुभकारी ग्रह माने जाते हैं, लेकिन क्योंकि इनकी अतिचारी अवस्था इस वक्त आपको देखने को मिलेगी, तो जीवन में आपके उथल पुथल होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में कोई बड़ी महामारी भी आ सकती है, लेकिन जो महामारी होगी वह भी इस प्रकार की होगी जो वायु से जुड़ी हुई होगी। इस साल अगर आप देखेंगे तो देव गुरु के कारण जब तक वह मिथुन राशि में रहेंगे, तब तक आपको कई प्रकार के उतार चढ़ाव शेयर मार्केट में देखने को मिलेंगे। मंदी आपको दिखाई दे सकती है। देश दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी आपको कई उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। तो इस साल जब देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो वह कुछ लोगों के लिए तो वह बहुत ही अच्छा फल देने वाले हैं। कह सकते हैं कि उनके लिए वह राजयोग कारक बन जाएंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जो कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर है, यहाँ पर उन्हें नुकसान या हानि ही दे सकता है। तो ऐसी 12 राशियों में से कौन सी ऐसी राशियाँ हैं जिनको देव गुरु अत्यंत शुभ फल देंगे, या कुछ ऐसी कौन सी राशियाँ हैं जिनको देव गुरु कष्ट प्रदान करने वाले हैं? तो मेष
राशि के लिए जो देव गुरु बृहस्पति है वह तीसरे भाव में आ रहे हैं। तीसरे भाव में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये आपके छोटे बहन भाइयों का स्थान होता है। यहाँ पर जो है आपका जो बाहुबल है, जो मान मर्यादा जो समाज में आपको प्रदान की गई है, या समाज में जो आपकी प्रेस्टीज है, जो आपका रुतबा है, वो सब चीज़ें जो है यहीं से देखी जाती हैं। आपके नवम भाव के और द्वादश भाव के स्वामी जो है मेष राशि के लिए माने जाते हैं। तो मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति का जो गोचर है वह आपकी राशि में तीसरे भाव पर यहाँ पर हो रहा है। यह भाव जैसे मैंने कहा है कि साहस का है, भाइयों से संबंध का है, आपसे प्रयासों का है, सफलताओं का कारक भी यही भाव माना जाता है। इस भाव में देव गुरु बृहस्पति के आने से आपके अंदर आत्मविश्वास में तो वृद्धि ही होगी। साथ ही साथ आपकी जो मुलाकात है ऐसे लोगों के साथ होगी जिनके समाज में एक मान मर्यादा है, एक प्रेस्टीज है। तो ऐसे लोगों के साथ अगर आप जुड़ेंगे, उनके साथ आपका मेल जोल होगा तो कहीं ना कहीं इसका शुभ फायदा आपको भी देखने को मिलेगा। देव गुरु बृहस्पति के कारण आपको जो है, क्योंकि ये यात्राओं का भाव भी होता है, तो छोटी मोटी शुभ यात्राएं करने का मौका भी इस साल आपको प्राप्त होने वाला है। बृहस्पति के गोचर के इस प्रभाव के कारण हाँ ये जरूर है कि कुछ ना कुछ आलस आपको देखने को अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर आप आलस के कारण अपने इन कामों को टालते रहे तो कहीं ना कहीं जो कार्य क्षेत्र का भाव है जिसमें आपको सफलता प्राप्त करनी है, तो आलस के कारण वहाँ पर कई प्रकार की रुकावटें आपको देखने को मिलेगी और फिर उनका सामना आपको करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए, अगर आप अपने आलस को त्यागते हैं तो आप इन समस्याओं से अपना बचाव अवश्य कर सकते हैं। मेहनत पर आपको बहुत अधिक जोर देना होगा। बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं, जैसे मैंने कहा है कि 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और नवम दृष्टि बृहस्पति की शुभ मानी जाती हैं। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो जो 5वीं दृष्टि है, तो 5वीं जो भाव होता है वह आपके उच्च शिक्षा का भाव होता है, आपके छोटे बच्चों का होता है। अगर आप विवाहित है तो आपके बच्चों के लिए हो जाएगा। तो जितने भी विवाहित जातक हैं, अगर उनके यहाँ संतान इत्यादि नहीं है तो आपके यहाँ संतान उत्पत्ति हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट इत्यादि हैं तो आप जो है आपको उच्च शिक्षा के लिए अगर आप बाहर इत्यादि जाना चाहते हैं तो बाहर आप जा सकते हैं। उच्च शिक्षा आपकी अच्छी होगी। अगर किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको यहाँ पे सफलता देखने को मिलेगी ही मिलेगी। और ख़ासकर जब इनकी सप्तम दृष्टि जो है, जो सप्तम दृष्टि होती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, जो सप्तम दृष्टि है वो आपकी जो है व्यापार वाले और आपके पार्टनर के भाव पर पड़ेगी। तो व्यापार में कहीं ना कहीं अगर अभी तक उन्नति नहीं हो रही थी, कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, तो अब जो है आपका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला होगा। वृष राशि में अगर आप देखेंगे तो आपके लिए देव गुरु बृहस्पति जो है वह वाणी के भाव में, कुटुंब के भाव में आ रहे हैं। हालांकि वृष राशि के लिए देव गुरु बृहस्पति अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी माने जाते हैं। लेकिन मिथुन राशि में देव गुरु का जो गोचर हो रहा है वह आपके दूसरे भाव वाणी अर्थात कुटुंब भाव में आ रहे हैं। तो बृहस्पति का इस भाव में गोचर होने के कारण आपकी जो वाणी है वो कहीं ना कहीं प्रभावशाली बनने वाली है। आपकी वाणी में कहीं ना कहीं गंभीरता दिखाई देगी। जो लोग अभी तक आपकी को तवज्जो नहीं देते थे, आपकी बातों को नहीं सुनते थे, अब वही लोग जो हैं आपकी बातों को सुनेंगे भी और आपकी बातों का स्मरण भी करने वाले हैं। जो लोग आपकी सलाहों को पहले नहीं मानते थे, ऐसे लोग अब आपकी बातों से मोहित होकर के अब आपकी सलाह को भी मानना शुरू करेंगे। आपके पारिवारिक जीवन में जो उतार चढ़ाव चढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं अब उसमें भी संतुष्टि और सुख दिखाई देने वाला है। धन से संबंधित जो इश्यूज आपको चल रहे थे और जो धन को संजोने में या संचय करने में जो मुश्किलें आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे जो है अब आप आमदनी का कुछ हिस्सा सेव भी कर सकते हैं। अगर आप किसी प्रकार की कुछ कर्जों में फंसे हुए हैं तो धीरे धीरे आपके वह कर्जे भी निपट जाएंगे, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो छठे भाव पर पड़ेगी, 8वें भाव पर पड़ेगी और उसके बाद वो 10वें भाव पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो छठे भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण जो भी कर्जे थे, जो बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, जो शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहे थे, कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आपको जो है अब छुटकारा मिलने वाला है। मामा के साथ अगर कोई संबंध आपके अनबन हो रखे थे, जो नहीं बने हुए थे, तो कहीं ना कहीं अब ये संबंध भी मधुर होंगे और उन संबंधों के कारण मामा से आपको लाभ की भी प्राप्ति होने वाली है। अगर आपका कोई पैतृक व्यवसाय है, अगर उससे अगर आप जुड़े हुए हैं तो इस बार पैतृक व्यवसाय में भी
आपको जो है उन्नति के अवसर अवश्य दिखाई देंगे, और जो भी आपके विरोधी इत्यादि थे वे कहीं ना कहीं ध्वस्त होते हुए दिखाई देंगे, और कर्जे धीरे धीरे अब आपके समाप्त होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन याद रखिए, अगर जो कर्जे आपने जेन्युइन कर्जे लिए हैं, ऐसे कर्ज लिए हैं जो आपके परिवार के लिए आपने यूज़ किए हैं, ना कि घूमने फिरने के लिए, तो अगर आप इस प्रकार का कोई भी कर्ज लेते हैं तो ईश्वर कहीं ना कहीं आपको उन कर्जों को भरने में मदद भी अवश्य करते हैं। देवगुरु बृहस्पति की अगली जो 7वीं दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपके 8वें भाव पर पड़ने वाली है। तो 8वें भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण जो भी गुप्त धन से संबंधित जो समस्याएं हैं, अब कहीं ना कहीं आपके पास गुप्त रूप से धन भी आएगा मिथुन राशि के लिए, क्योंकि मिथुन राशि में ही देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखा जाए तो मिथुन राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है सप्तम भाव में, यानी उनकी एक राशि जो है सप्तम भाव पर पड़ती है, और दूसरा जो है उनकी सुख के भाव में, जो मीन राशि है आपके चतुर्थ भाव में आती है। तो यहाँ पर क्योंकि मिथुन राशि के लिए जो देखा जाए तो देवगुरु सप्तम और चतुर्थ सुख के भाव के अधिकारी माने जाते हैं। तो मिथुन राशि में गोचर करने के अनुसार विशेष रूप से यह आपके ऊपर प्रभावशाली रहने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी ही राशि में गोचर करने वाले हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि नवम भाव पर डालेंगे। तो जब वे ये दृष्टियां डालेंगे तो इन दृष्टियों का शुभ फल आपको देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की जब पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो यहाँ पर बैठ करके देवगुरु बृहस्पति आपके संतान के लिए कोई अच्छी खबर सुनने को देंगे ही देंगे। जो बच्चे अगर अभी स्टूडेंट है वो बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं या किसी प्रकार का कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ट्रैक करना चाहते हैं या उच्च क्वालिफिकेशन के लिए किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अभी कुछ समय बाद जो है रिज़ल्ट भी आने वाला है 12th क्लास का। तो उन लोगों को अगर नए अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे और अगर आपके अच्छे नंबर आए हैं तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन भी आराम से मिल जाएगा। विद्या प्राप्ति के अच्छे योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग अभी 12th में जाएंगे या जो लोग अभी 10th में जाएंगे तो वो अगर इस साल अच्छी मेहनत करते हैं तो अच्छे विद्या अध्ययन करने में सफलता प्राप्त होगी। तो जो लोग जल्दी भूल जाया करते थे, याद नहीं रहता था, तो अब उनकी ये साल जो है समस्याएं नहीं दिखाई देंगी। जो लोग विवाहित हो चुके हैं, संतान प्राप्ति के योग उनको दिखाई यहाँ पर देते हैं। संतान की तरफ से खुशखबरी आपको दिखाई दे सकती है। जो संतान का जो सपना था वो भी पूरा होता हुआ दिखाई दे सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों को मन चाहे परिणाम देखने को मिलेंगे। मन पढ़ाई में लगने वाला है। कहीं ना कहीं जब उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी तो ऐसे जो अविवाहित थे अब उनके लिए विवाह का योग बनेगा। जो पार्टनर के साथ नहीं बन रही थी, धीरे धीरे पार्टनर के साथ बनना शुरू हो जाएगी। और साथ ही साथ क्योंकि यह उनकी अपनी ही राशि है, तो यहाँ पर बैठ के अगर व्यवसाय से संबंधित या पार्टनर से संबंधित कोई निर्णय लेने का अगर आप सोच रहे थे तो कहीं ना कहीं उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी और तरक्की भी देखने को मिलेगी। अविवाहित जितने भी जातक हैं उनके लिए कोई अच्छे रिश्ते भी इस वक्त आ सकते हैं। और ये जो रिश्ते आएंगे तो इन रिश्तों में आपका जो जीवन साथी है कहीं ना कहीं आपके लिए आगे चल के अच्छा ही साबित होने वाला है, क्योंकि आप दोनों के बीच में अच्छे सामंजस्य की स्थापना होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो मिथुन राशि के स्वामी हैं वह बुध माने जाते हैं। चंद्रमा ने देवगुरु पत्नी तारा का जो था शील भंग किया था, जिसके कारण जो थी बुध की उत्पत्ति हुई थी। बुध की उत्पत्ति होने के पश्चात जब देवगुरु को यह पता चला कि बुध जो है उनका पुत्र नहीं है तो उन्होंने उसको अपनाने से इनकार कर दिया। लेकिन कहा जाता है कि धीरे धीरे करके जब बुध की उन्होंने कुछ क्रियाकलाप देखे, उनकी जो बातचीत करने का तरीका या उनका जब आचरण इत्यादि देखा, जिससे वह मोहित हो गए और बाद में उन्होंने देवगुरु बृहस्पति ने बुध को अपना लिया। लेकिन यहाँ पर फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो बुध ग्रह है वह बुध ग्रह एक नाजायज संतान ही कहलाती है। बेशक क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने उनको अपना लिया, उसके पश्चात भी देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के मन में कहीं ना कहीं फिर भी बुध के प्रति उतना ज़्यादा प्रेम और मोहब्बत दिखाई नहीं देता है। अगर आप देखेंगे जो देवगुरु बृहस्पति है वह अपने नाजायज पुत्र के घर पे ही जा रहे हैं।
देवगुरु बृहस्पति के जो कारक तत्व होते हैं वो आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि जब मैं आपको इस कुंडली से संबंधित चीज़ें आपको बताऊंगी तो अगर ये कारक तत्व आपको पता होंगे तो उसके अनुसार आप फलों को आराम से एनालाइज कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति मंगल कार्य करने को के कारक होते हैं। धर्म की देखभाल करना, धर्म संबंधी कार्य करना, शिक्षा प्रदान करना, अध्यात्म को बढ़ाना और अध्यात्म से जुड़ी हुई बातों में भी ऐसे लोग निपुण होते हैं। उच्च पदवी को प्रदान करना, उच्च पदवी पे नियुक्त करना, बड़े शहर, देश, मोटर, जो गाड़ियाँ, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, जो लग्जरी मोटर गाड़ियाँ होती हैं, ये सब जो है, साथ ही साथ सोना, धान्य यानी जो भी अनाज होते हैं, आपका घर, पुत्र, आचार्य, ब्राह्मण, आपका सत विवेक, सद्बुद्धि, इन सभी के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का ही अधिकार माना जाता है। तो ये इनके कारक तत्व के अंतर्गत आते हैं। जब भी देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में होते हैं तो ऐसे जातक को अक्सर देखा जाए तो ऐसे जातक धनी भी होते हैं, विवेकवान भी होते हैं, बुद्धिवान भी होते हैं और कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी होते हैं, खोजबीन करने वाले भी होते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि जो देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो कौन से नक्षत्र में जाने वाले हैं। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, ऐसे जातक अगर राहु के नक्षत्र में ये चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं खोजबीन करने वाले साइंटिस्ट किस्म के आदमी ऐसे आपको दिखाई देते हैं। ऐसे जातकों की जो आंखें होती हैं वो सुलोचन होती हैं, अच्छी देखने में होती हैं। ऐसे जातक, क्योंकि मिथुन राशि वाणी की कारक है, तो वक्ता बहुत अच्छे होते हैं, बोलने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन चतुर और चालाक भी होती हैं, किंतु धर्मपरायण व्यक्ति भी होते हैं। लेकिन ऐसे जातक धर्मशील होते हैं, किंतु ऐसे जातकों को अपने गुरुओं से, अपने छोटे भाई बहनों से हमेशा इनको दुख की ही प्राप्ति होती है, इनकी उनके साथ बनती ही नहीं है। अमंगल शब्दों का प्रयोग करना, यानी ऐसे जातक जो हैं उनकी वाणी जो है उतनी अच्छी नहीं होती है, वह शुभ वाणी का प्रयोग नहीं करते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको मूल्यवान लगती है और आप संपूर्ण वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका कनेक्टेड लिंक नीचे दिया गया है, वहां पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। या फिर आप ज्योतिष अथवा ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पर आप मैसेज करके आने वाले कोर्स से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं। यह सभी कोर्स ऑनलाइन उपलब्ध हैं।